हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड पार्ट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां लिनशिया भागते हुए अपने रूम में आई और उसने यी दोंग को यूफई के साथ रोमांस करते हुए देख लिया था। उसने फौरन से अपनी नजरें हटा दी थी और ब्लाइंड होने का नाटक करने लगी कि हनी तुम किधर हो, प्लीज मुझे आवाज दो, मैंने डैड को लेकर बहुत बुरा ख्वाब देखा। जबकि इधर यी दोंग उसे देखकर सोच रहा था कि क्या अभी अभी इसने मुझसे आंखें मिलाई थी, कहीं इसके आंखों की रोशनी वापस तो नहीं आ गई। उसे पकड़ते हुए चुप करवाता है कि कुछ भी नहीं हुआ, डैड बिल्कुल ठीक है, आज मैं उनको देखने के लिए गया था, खामखा तुम्हारा वहम है। मगर वो बार बार यही कहती रही कि नहीं नहीं, वो ख्वाब मुझे बहुत सच सा लग रहा था, जैसे डैड खून में लदे हुए हो। जैसे यी दोंग उसको घूर रहा था, अब उसे भी शक हो गया कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं देखने लग गई हूँ। नहीं नहीं, मैं इसको पता लगने नहीं दे सकती। उसका ध्यान बटाने के लिए कहने लगी कि तुम्हारे पास से फीमेल परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है, यहाँ पर कोई है क्या। यूफई जल्दी जल्दी हल्के कदमों वहाँ से निकल गई। जबकि यी दोंग उसे बहाना लगाते हुए कहने लगा कि वो जब एलिवेटर में मैं आ रहा था तब एक लड़की ने बहुत तेज परफ्यूम लगाया हुआ था, तुम्हें उसकी खुशबू आई होगी। लिनशिया भी उसकी बात मानकर स्माइल करना शुरू कर देती है और यी दोंग सोच रहा था कि ये अभी भी हंस रही है तो इसका मतलब कि इसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। जबकि लिनशिया भी दिल ही दिल में कह रही थी कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, मेरी आंखें क्या चली गई कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हो। तभी यूफई ने अचानक से यी दोंग की मॉम को देख लिया था और वो डर कर आवाज लगाती है। इधर लिनशिया पूछने लगी कि कौन है वहाँ। वो बोली कि मिस्टर यी दोंग, मेरा नाम यूफई है, मैं आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी। जबकि मॉम कहने लगी कि बेसमेंट में एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, चलो उसे बाहर फेंक कर आओ। लिनशिया उसे वहाँ से भेजने के लिए कहती है कि जाओ मॉम की हेल्प करो, वो अकेले नहीं कर पाएगी, ताकि ये पुलिस को कॉल कर सके। यूफई भी वहाँ से जाने का कह रही थी पर यी दोंग ने उसे रोक दिया कि जाकर मेरी मॉम की हेल्प करो। वो बोली कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे कुत्तों से डर लगता है। जबकि मॉम कहने लगी कि मरा हुआ कुत्ता है, उससे क्या डरना, चलो आओ मेरे साथ। अब यूफई को भी उनके साथ जाना पड़ा। यी दोंग भी लिनशिया से कहने लगा कि तुम यहीं पर रहकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आया। उसके जाते ही ये फोन की तरफ जाने लगी थी लेकिन उसने पीछे से आवाज दे दी। अब लिनशिया भी डर गई थी और उसे पूछने लगी कि क्या हुआ हनी। वो बोला कि मेरे साथ चलो। ये ज्यादा सवाल नहीं कर सकती थी इसलिए उसके साथ जाने लगी। उधर यूफई को अंदर मचे हुए स्मेल की वजह से वॉमिटिंग आ रही थी। वो कहने लगी कि आंटी मैं नहीं कर पाऊंगी। जबकि आंटी कहने लगी कि इसमें हम सब मिले हुए हैं, अब तुम मेरे सामने नाटक करना चाहती हो, चलो जल्दी से। इधर यी दोंग भी लिनशिया को लेकर आ रहा था और अचानक से उसे स्मेल बहुत ज्यादा आने लगी। वो वहीं पर रुक जाती है कि यहाँ पर किस चीज की स्मेल मची हुई है, मैं नीचे नहीं जा सकती। यी दोंग भी उसे घूर घूर कर देखता रहा है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम यहीं पर खड़ी हो जाओ, मैं जल्दी से मॉम के साथ सफाई करवा दूं। तब तक मॉम एक शॉपर लेकर बाहर आ गई थी और लिनशिया से पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम काफी नर्वस फील कर रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। लिनशिया बोली कि जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ थोड़ी स्मेल आ रही थी, बस उसकी वजह से ही थोड़ा अजीब सा फील हुआ। जिसके बाद मॉम यी दोंग को अंदर भेजकर दूसरे शॉपर्स लाने के लिए कहता है, जबकि खुद उस शॉपर को उठाते हुए बाहर ले जाने लगी। इधर लिनशिया दिल ही दिल में सोच रही थी कि डैड मुझे माफ कर दे, इन लोगों ने आपको इतनी बुरी मौत मारा और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपका बदला जरूर लूंगी। यी दोंग उसके सामने नाटक करते हुए यूफई का शुक्रिया अदा कर रहा था कि तुमने मेरी मॉम की हेल्प करवाई। इसके बाद खुद भी वो 2 बैग्स लेकर अब लिनशिया के करीब आ गया था। उसे कहने लगा कि हनी मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम इधर उधर फिरती मत रहना, वरना तो किसी चीज के साथ लगकर तुम्हें चोट लग जाएगी। जैसे ही वो बाहर गया तो लिनशिया अपने रूम की तरफ भागने लगी। उसने वो बैंड भी अपने पाँव से हटा दिया था। जैसे तैसे करके वो रूम में पहुंची और जल्दी से लिन्ना को कॉल मिला दिया। बहुत ही नॉर्मल वे में कहने लगी कि लिन्ना, मेरी सासू माँ काफी दिनों से हमारे घर में रह रही है और मैंने उनको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तुम उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव सी ज्वेलरी खरीद कर लाओ। उसने ये यू टर्न इसलिए ले लिया था क्योंकि यहाँ पर यी दोंग पहुँच आया। यी दोंग अभी भी उसे शक की निगाह से देख रहा था, इवन के उसका फोन भी अपनी पॉकेट में डाल दिया। जबकि इधर लिनशिया उसके सामने नाटक करते हुए नीचे गिर पड़ी। यी दोंग उसे घूर घूर कर देखता रहा और फिर उसके करीब आकर बैठ जाता है। कहने लगा कि हनी। लिनशिया उसके सामने डरने का नाटक करने लगी कि तुम कब आए, मुझे तुमने डरा ही दिया था, बंदा पहले ही बता देता है। वो बोला कि तुमने कुछ गिरा दिया था। वो बैंड निकाल कर इसके सामने पकड़ता है, जिसकी आवाज सुनकर ये कहने लगी कि अरे हाँ, मैं जब सीढ़ियों से ऊपर आई तो मुझे अपने पाँव पर ये दिखा ही नहीं, शायद मैंने गलती से गिरा दिया था। यी दोंग बोला कि कोई बात नहीं, इस बार
बार मैं इतना टाइटली बांध दूंगा कि ये तुम्हारे पाँव से कभी भी नहीं गिरेगा। नेक्स्ट सीन में उसके पाँव पर मरहम लगा रहा होता है और साथ ही साथ उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें कितना मना करता हूँ, इधर उधर खुद से मत चला करो, देखो ना अब चोट लग गई है तुम्हें। जबकि लिंशिया दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर मेरी आंखें वापस ना आई होती तो मुझे तुम्हारे जैसे जानवर का तो कभी पता ही ना चलता। जबकि येदोंग उसे कह रहा था कि तुम्हें पता है क्या, कल जब मैं डैड से मिला तो वो मुझे बार बार कह रहे थे कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूं क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके हैं और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लिंशिया बोली कि हाँ ये बात तो ठीक है कि वो बूढ़े हो गए, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी अब तुम पर आने लगी। वो बोला कि हाँ डर तो लग रहा है, लेकिन मैं हमेशा डैड को बताता रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अपने लॉयल होने का यकीन दिलाता रहा, पर कभी उन्होंने मेरी बात को माना ही नहीं। लिंशिया के दिल में चल रहा था कि इसने मेरा फोन अपनी पॉकेट में रख लिया, यानी कि इसका शक अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें सीईओ बनाना चाहती हूँ, पर क्या पता शेयर होल्डर्स को इस बात पर एतराज हो, इसलिए उससे पहले ही मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर कर देना चाहती हूँ और ये मैं नेक्स्ट मीटिंग में अनाउंस कर दूंगी। ये तो खुश हो गया कि ये मुझे सारे शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती है, यानी कि इसकी आंखें वापस नहीं आई, पर इसको क्या पता कि सारे शेयर्स तो मैं पहले ही ट्रांसफर कर चुका हूँ। उसके सामने नाटक करने लगा कि हनी इसकी क्या जरूरत है। वो बोली कि जरूरत की बात थोड़ी ना है, जो मेरा है वो तुम्हारा है और तुम कौन सा मुझे धोखा देने वाले हो। दूसरी तरफ यूफई भागकर वहाँ से जाना चाह रही थी। फेंग ने उसे रोक लिया कि कहाँ जा रही हो, अभी तक तो हमने बॉडी को दफनाया भी नहीं। वो बोली कि मेरे कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए हैं, मैं बस चेंज करने के लिए जा रही थी। पर फेंग बोला कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो और भी कपड़े गंदे होंगे तुम्हारे। उससे रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था, जिस पर यूफई बोली कि छोड़ो मैं बाद में कपड़े बदल लूंगी, और वापस से अंदर आ गई थी। फेंग सोचता है कि आज या कल कभी न कभी तो तुम मेरे हाथ में आ ही जाओगी। जबकि यूफई लिंशिया के रूम में आ गई थी। यीदोंग को इशारा करते हुए कहने लगी कि मैं चेंज करने जा रही हूँ। यीदोंग भी लिंशिया से बहाना करके उसके पीछे चला गया था। जबकि इधर लिंशिया गुस्से से उबल रही थी कि तुम जानवर हो, इंसान कहलाने के काबिल नहीं, जिस तरह तुमने मेरे डैड को मारा। यीदोंग अंदर जाकर यूफई से पूछ रहा था कि कहीं तुम मुझे एक्सपोज तो नहीं कर दोगी। वो बोली कि भला मैं तुम्हें क्यों एक्सपोज करूंगी, इसमें हम सब शामिल है और मैं तो पूरी की पूरी ही तुम्हारी हूँ। जो कहने के बाद इन दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट हो गया था। उधर लिंशिया सोच रही होती है कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर जाना इतना भी आसान नहीं, शायद इस वक्त सिर्फ लिन्ना ही मेरी हेल्प कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर जू ने यीदोंग और बईचा के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। इंस्पेक्टर ल्यू को बता रहा था कि आज से कुछ साल पहले बईचा एक नाइट क्लब में डीजे हुआ करती थी और यीदोंग वहाँ का गार्ड था। वो बईचा के पीछे पड़ गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए बईचा को वो जगह छोड़नी पड़ी। जिसके बाद वो चेंगनू से मिली, उससे प्यार हुआ और फिर उसे शादी कर ली। इंस्पेक्टर ल्यू को याद आया कि तभी तो मैं कहूँ कि ये यीदोंग इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। एक बार नाइट क्लब स्कैंडल हुआ था जिसमें वो इन्वॉल्व था। मैंने कहा था ना कि ये केस इतना सिंपल नहीं जितना कि ये लग रहा है, और बईचा का पहाड़ी से गिरने के पीछे भी इसी का ही हाथ होगा। इंस्पेक्टर जू बोला कि वो सब तो ठीक है, मगर अब इसका क्या फायदा, वैसे भी तो केस सॉल्व हो चुका ना, और बईचा से मेरी बात भी हो गई। इंस्पेक्टर ल्यू कहने लगा कि मैं किसी भी लड़की को लाकर तुम्हारे सामने बिठा दूं, उसके फेस पर बैंडेजेस लगा दूं, तो क्या तुम पहचान लोगे कि वो बईचा है कि नहीं। वो बोला कि हाँ, फिर तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। इस पर इंस्पेक्टर ल्यू उसे मारते हुए कहता है कि बेवकूफ इंसान, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो बईचा ही थी। नेक्स्ट सीन में यीदोंग लिंशिया से कहता है कि आज स्पेशली मॉम ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, वो भी तुम्हारी फेवरेट डिश, ये लो ट्राई करो। लिंशिया जानती थी कि इसमें कुछ मिला हुआ होगा, इसलिए वो नहीं खाना चाहती और जानबूझकर उसने अपना हाथ जला दिया। जिस पर यीदोंग कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। अभी भी वो खाने से मना कर रही थी। कहने लगी कि हस्बैंड मेरा हाथ देखना जल गया है क्या। जबकि इधर मॉम कहने लगी कि मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम खा ही नहीं रही। अब वो बेचारी कितने ही बहाने कर सकती थी, आखिरकार उसने खा लिया था और फिर अपने रूम में आ गई। वॉशरूम में जल्दी से उसे वॉमिट करना चाह रही थी। दूसरी तरफ बाहर हमें लिंशिया को आते हुए दिखाया गया, जो उसकी सासू माँ के लिए गिफ्ट भी लेकर आ रही थी। जबकि इधर यीदोंग को वॉशरूम में से आवाजें आते हुए सुनकर शक हो गया। नॉक करते हुए पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना। वो बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा स्टमक एक हो रहा है। इसने बताया कि बाहर लिन्ना आई हुई है तुमसे मिलने के लिए, और वो बोली कि हाँ हाँ मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब सिर्फ लिन्ना ही मेरी हेल्प कर सकती है पुलिस को कॉल करने में। बाहर यीदोंग की मॉम वो सारी ज्वेलरी देख रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लिन्ना से पूछने लगी कि ये ब्रेसलेट कितने का है, जिस पर उसने जवाब दिया कि 150 का। इस पर मॉम को गुस्सा आ
गया कि क्या 150 का? तुम लोगों को मैं इतनी चीप लगती हूँ कि इतने सस्ते सस्ते चीजें पहनूं? जिस पर वो इसे बिल दिखाते हुए कहने लगी कि 150,000 का। ये सुनकर अब वो खुश हो गई कि अरे इतना महंगा ये छोटा सा ब्रेसलेट, मुझे पता था कि मेरी बहू बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रखेगी। जिस तरह से अब उसने यू टर्न लिया, लिन्ना को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे तो इसकी नजरों से ही पता चल रहा है कि ये कितनी चालाक और लालची औरत है। पता नहीं लिंशिया इतनी बेवकूफ क्यों बन गई कि इस तरह की औरत के बेटे से शादी की, जिस तरह माँ उस तरह ही बेटा होगा। तब तक यीदोंग लिंशिया को लेकर आ रहा था और जब वो सीढ़ियों से नीचे पहुंची तो वो लिन्ना की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी। इवन के लिन्ना भी पूछने लगी कि लिंशिया अब तुम देखने लग गई हो। ये सुनकर वो चौंक गई कि ओह नो, यीदोंग को दोबारा से शक हो जाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। लिन्ना से कहने लगी कि काश ऐसा ही होता, पर तुम सोच भी नहीं सकती कि जब आपकी आंखों के सामने हर वक्त अंधेरा हो तो कैसा फील होता है, कितना लोनलीनेस सा लगता है। इवन के सांस लेना भी अजाब हो गया है मेरे लिए। तो यीदोंग अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा था, फिर लाकर उसे सोफा पर बिठा दिया। लिन्ना ने उसको सॉरी कहा, पर लिंशिया बोली कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने तुम्हें मॉम के लिए गिफ्ट लाने को कहा था, तुम लेकर आई हो क्या? वो बोली कि हाँ, सारे गिफ्ट तुम्हारी मदर इन लॉ के सामने पड़े हुए हैं और इन्हें काफी पसंद भी आए। लिंशिया बोली कि मॉम क्या सच में आपको अच्छे लगे? वो बोली कि हाँ अच्छे हैं, वैसे तो मुझे इतनी महंगी महंगी चीजें पहनने का शौक बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब तुमने दिला दिए हैं तो मैं इसको जरूर पहनूंगी। चलो मैं ये सब कुछ रूम में रख कर आती हूँ। इन सब के सामने ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे इन गिफ्ट से उसे कुछ ज्यादा खास खुशी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से वो गिफ्ट उठाकर रूम में ले जा रही थी तो पता चल रहा था कि वो कितनी खुश है। इधर लिंशिया सोच रही थी कि इस जानवर को यहाँ से कैसे भेजूं ताकि मैं लिन्ना को अपनी हेल्प करने के लिए कह सकूं। कि लिन्ना कहने लगी कि कुछ दिन पहले मैं अंकल लिन के घर गई थी, मगर ना तो वो घर पर थे और ना ही मिस्टर अन ने मेरी कॉल्स उठाई। उन्हें कुछ हुआ है क्या? इधर लिंशिया सोच रही थी कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। खैर बात को बदलते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कल ही मेरे हस्बैंड उनसे मिलने के लिए गए थे, वो बिल्कुल ठीक थे। इस पर लिन्ना को गुस्सा आ गया कि हर वक्त मेरा हस्बैंड, पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है जो हर वक्त तुम्हें सिर्फ यही दिखाई देता है। मिस्टर यीदोंग, तुमने मेरी बेस्टी पर क्या जादू चला दिया कि इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। यीदोंग लिंशिया के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तो बस इसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और सच्चे प्यार का इतना असर तो हर किसी पर हो ही जाता है। खैर मैं डैड से मिलने के लिए गया था, वो जरा बिजी रहते हैं, इसलिए उनको अप्रोच करना जरा मुश्किल ही होगा, इसलिए वो तुमसे भी नहीं मिल पाए। लिन्ना ने बताया, पर मुझे पता चला था कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। लिंशिया ने उसे बीच में रोक दिया कि अच्छा बस भी करो। हनी, लिन्ना को कॉफी बहुत पसंद है, तुम प्लीज जाकर इसके लिए मजे से कॉफी बना कर लाओ। वो बोला कि ठीक है, उठकर अभी जाने ही लगा था कि फिर से मुड़कर लिन्ना को देखते हुए कहने लगा कि लिन्ना तुम भी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लिंशिया का एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। वो बोली कि लिंशिया का एक सीक्रेट? ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जबकि लिंशिया ने उसे रोक लिया। वो कहती है कि हनी, लिन्ना बहुत दिनों के बाद हमारे घर आई है, मैं इसे बैठकर कुछ बातें करना चाहती हूँ। जबकि लिंशिया उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन फिलहाल जिस सीक्रेट के बारे में ये बात कर रहा है मैं उसे सुनने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ये कहकर वो यीदोंग के साथ जाने लगी। जबकि लिंशिया सोच रही थी कि ऐसा क्या सीक्रेट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिन्ना उसे पूछ रही थी कि बताओ कौन सा सीक्रेट। वो बोला कि मंडे के मीटिंग में लिंशिया अपने सारे शेयर्स मेरे नाम करना चाहती है। ये सुनकर लिन्ना हैरान हो गई कि क्या वो पागल है क्या, सारे शेयर्स कैसे तुम्हें ट्रांसफर करना चाहती है? अगर अंकल लिन को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। लिंशिया इस बारे में सोच क्यों नहीं रही कि ये सारी मेहनत अंकल लिन की है, वो इतनी आसानी से कैसे तुम्हें दे सकती है? चलो वो तो कह रही है और तुम भी उसे फॉलो करने चले। इस पर वो बोला कि मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए ही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी हेल्प करो और उसे मना कर दो। लिन्ना कहने लगी कि वैसे सच सच बताओ, शेयर्स मिलने की तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई क्योंकि फिर तुम्हारे पास पावर ही पावर होगी। इतना परफेक्ट इंसान तो कोई भी नहीं हो सकता। यीदोंग बोला कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, और वैसे भी शेयर्स जिसके पास भी हो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो लिंशिया से प्यार करता हूँ ना। लिन्ना बोली कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शेयर्स सिर्फ उसी के पास होने चाहिए जिसके पास होने जरूरी है, और क्या पता वो जब तुम्हें शेयर्स ट्रांसफर कर दे तो तुम उसको छोड़ दो, फिर तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैं ये बात उसको अच्छे से समझा दूंगी कि वो ये बेवकूफी कभी भी ना करे। यीदोंग बोला कि मैं जानता हूँ तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा केयर है और तुम ऐसा कर भी लोगी। असल में वो मुझे सारे शेयर्स इसलिए ट्रांसफर करना चाहती है ताकि जब वो मुझे सीईओ बनाए तो किसी भी शेयर होल्डर को इस बात पे कोई एतराज ना हो। आफ्टर दैट वो दोनों कॉफी लेकर वापस से लिंशिया के पास आ गए। यहाँ लिन्ना उसके पास बैठते हुए कहने लगी कि तुम्हारे दिमाग पर भी तुम्हारा प्यार चढ़ गया है क्या? तुम अपने सारे शेयर्स यीदोंग को ट्रांसफर करने का फैसला कैसे ले सकती हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि अंकल लिन को ये सुनकर कितना ज्यादा गुस्सा आएगा? लिंशिया ये सुनकर यीदोंग से कहती है कि हनी, इतनी भी क्या जल्दी थी लिन्ना को बताने की, मैं बाद में इसे डिस्कस कर लेती। जबकि लिन्ना कहने लगी कि बाद में मुझसे डिस्कस करती, अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लग गई हो। लिंशिया
उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और मैं जानती हूँ कि तुम मेरा साथ जरूर दोगी। याद है बचपन में हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम एक दूसरे का साथ देंगे। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं जब ये दोनों बचपन में पहली बार एक दूसरे से मिली थी, एक दूसरे से फ्रेंडशिप की थी और वादा किया था कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। प्रेजेंट में अब लिंडा भी इमोशनल हो गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हें इसमें सपोर्ट करूंगी। लेकिन यहाँ लिंशिया उसके हाथ में उंगली रब कर रही थी और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है, आंख से भी उसे हेल्प का इशारा किया, जबकि मुंह से उसे कह रही थी कि सच में तुम मेरी हेल्प करोगी कि मैं सारे शेयर्स अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दूं। लिंडा भी उसे देखकर शॉक्ड हो गई कि इसका मतलब ये ब्लाइंड नहीं है और मुझे हेल्प करने के लिए इशारा कर रही है। नॉर्मल बिहेव करते हुए कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। ये दोंग, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम मेरे लिए फ्रूट काट कर नहीं लाए, क्या मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? जाओ मेरे लिए फ्रूट काट कर लाओ। वो बोला कि हाँ क्यों नहीं। खुद जाने के बजाय उसने फेंग को कह दिया और फेंग ने बताया कि आपके कहने पर मैंने सिग्नल्स जैमर लगा दिया है। इधर लिंडा भी देख रही थी कि आखिर सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे, जिसके बाद वो बहाना कर देती है कि मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, जरा मैं बाहर से कर आती हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर गई तो इधर यीदोंग को कोई नोटिफिकेशन मिला और वो एक इविल स्माइल करने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।